नमस्कार और स्वागत है 70 प्रेजेंट्स लॉकडाउन गपशप में। जी हाँ, आज हम ऐसे इंसान से जुड़ने वाले हैं 70 लॉकडाउन गपशप में, जिस इंसान ने इस टेनिस क्रिकेट विश्व में लगभग 30 साल सर्विस दी है। ऐसे इंसान जिन्हें सब जानते हैं, सिल्वो ब्रांड जो पूरे भारत देश में फैल चुका है, के चहीते इंसान रमेश कुमार जो सिल्वो के प्रोप्राइटर है। वेलकम रमेश जी, आपका स्वागत है 70 प्रेजेंट्स लॉकडाउन गपशप में। थैंक यू कुणाल दाते जी। और थैंक यू ऑल टेनिस व्यूअर्स। बहुत दिनों बाद कुणाल दाते और 70 की तरफ से आप लोगों से बात करने का मौका मिला। धन्यवाद कुणाल दाते जी। सबसे पहली बात सर, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही सर आपकी आवाज। ओके। ओके सर, जिस तरह से कोरोना नामक जो बीमारी है, जिस तरह से संकट हमारे पूरे विश्व को सता रहा है, तो इस संकट का जिस तरह से हम लोग सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, इस संकट को, लॉकडाउन 4 चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में। तो ये लॉकडाउन 4 का समय आप कैसे व्यतीत कर रहे हो? लॉकडाउन 4 का समय पहले तो बहुत सारे घर में लोग बोलते थे टाइम नहीं देते हो, टाइम नहीं देते हो। वाइफ एग्जैक्ट। बोलती थी, बच्चे भी बड़े हो गए काफी। बचपन ओके। उनका किस तरह गया पता नहीं चला इस काम काज के चक्कर में। अब पोजीशन ऐसी है कि घर वाले बोलते हैं कि भाई चालू कब होगा। काम। तो अभी कैसा है कि परिवार के बीच में समय गुजारना हमेशा से अच्छा रहा है। और कुछ दिन परिवार के बीच में ये कठिन समय परिवार का साथ होना बहुत बड़ी बात है। आप सही उससे है। उबर पाएंगे और मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ कि ये कठिन समय जल्दी 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 से जल्दी निकल जाए। और फिर वही क्रिकेट की रौनक, कुणाल दाते का वही कहना कि फिर एक बार बॉलर तैयार हो रहे हैं, कमेंट्री करना, चंद्रकांत शेट्टी का कमेंट्री करना, सुपरस्टार सब प्लेयरों की भागदौड़, वही फिर यूट्यूब चैनल पे मैच देखना जरूर शुरू होगा और बहुत जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। जी हाँ, हम भी वही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये क्रिकेट की शुरुआत हो। सिल्वो ब्रांड के बारे में आपसे मैं जानकारी चाहूंगा कि सबसे पहले ये सिल्वो मार्केट में कब आया? ये कौन सा साल था जब सिल्वो टेनिस क्रिकेट विश्व की जान बन चुका था? 1991 में जो हमारे बड़े भाई साहब है दिनेश भाई, उन्होंने 90s में दुकान स्टार्ट किया अंधेरी में सिल्वर स्पोर्ट्स ओके। करके। और 91 में मैं और मेरे छोटे भाई नरेश कुमार वो ऐड हो गए। हम तीनों भाइयों ने मिलके वो एक 91 में एक ब्रांड शुरू किया सिल्वो ब्रांड करके। और वो मेन उसकी प्रेरणादायक जो हमारे बोलते हैं ना मार्गदर्शक दिनेश भाई थे, जिन्होंने हमसे बड़े थे, उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया। और आज सिल्वो ब्रांड 91 से ये ब्रांड हमारा शुरू है। सर, मैंने सुना है कि तीन भाइयों ने मिलकर सिल्वो ब्रांड मार्केट में लाया था, और ये तो अब ब्रांड बन चुका है पूरे टेनिस क्रिकेट विश्व का। बिल्कुल, ये ब्रांड क्या है कि जब तक आप में ईमानदारी न हो, माँ बाप का आशीर्वाद न हो, कोई भी ब्रांड ब्रांड बनता है, लोगों से बनता है, यस। जी हाँ। ईमानदारी से बनता है, परिवार से बनता है। माँ का आशीर्वाद, पिताजी का आशीर्वाद, बड़े भाई का आशीर्वाद, भाइयों का प्रेम, परिवार में एकता जब तक न हो तब तक ब्रांड बन नहीं सकता सर। और ये लेकिन क्या सर, है लोगों की। हाँ, हाँ, बोलिए बोले बोलिए बोले सर। सर। लेकिन लोगों सर, का ये सिल्वो नाम आपके जहन में कैसे आया? सिल्वो ब्रांड में जब क्या था कि जब सिल्वो ब्रांड स्टार्ट हुआ तो हमारे शॉप का नाम था अंधेरी में सिल्वर स्पोर्ट्स। तो सिल्वर सिल्वर स्पून। नाम हमें काफी बड़ा लगा, हमें काफी बड़ा नाम लगा। तो उस समय आपने देखा होगा कि पॉलिश करते समय ना एक ये होती है, डिब्बी होती है पॉलिश करने के लिए, सिल्वर पॉलिश करके ओके। ट्रॉफी पे जो हम, एक तो ब्रासो होता है जिससे आप गोल्ड कलर की ट्रॉफी शाइन करते हो, ओके। ब्रासो केमिकल होता है। और एक ओके। सिल्वर केमिकल होता है जो सिल्वर कलर की जो ट्रॉफियां होती है ना, सिल्वर कलर के कप वगैरह, वो साइन उससे आप साफ कर सकते हो। तो ओके। 91 में गोल्ड कलर नहीं चलता था, सिल्वर कलर की ट्रॉफियां होती थी। ओके। जो ट्रॉफी विनर टीम रखती थी वो सिल्वर कलर की होती थी। तो जब हमारे पास पहला लॉट आया बैट का, तो नाम के लिए हमने ज्यादा सोचा नहीं। और वो डिब्बी पड़ी थी पॉलिश की, सिल्वो नाम था उसके ऊपर, तो हमने वही नाम उसके ऊपर
स्टिकर बना के वही कंपनी हमने शुरू की। यानी पॉलिश की डिब्बी से एक ब्रांड का नाम भी हो सकता है। देखो सर, संयोग बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है, क्या पता कि वही एक चलने के भाग्य में लिखा हो। जी हाँ। लेकिन जब आपने अभी जिक्र किया कि 1991 में पहली बार सिल्वो मार्केट में आया, उसके बाद क्या आपको याद है कलर टी शर्ट्स जो खिलाड़ी अभी पहनते हैं, कलर टी शर्ट्स पहली बार कब आए थे टेनिस बॉल क्रिकेट में? तो ये कौन कलर लाया था? टी शर्ट कलर टी शर्ट 94 में हमने शुरू किया था। कलर टी शर्ट, येलो कलर का हमने टी शर्ट बनाया था, और वो हमने फुल स्लीव नहीं बनाया था। उस समय 3/4 चलता था, जो कपिल देव और श्रीनाथ पहन के बॉलिंग डालते थे, हाँ फुल जी स्लीव हाँ। को ही कटिंग करते थे। तो उस टाइप का टी शर्ट हमने, अलीबाग में सिल्वो क्रिकेट टीम का टूर जा रहा था, वहां पे हमने एंट्री डाली थी सिल्वो स्पोर्ट्स के नाम से। और उस समय हमारी टीम में लीड कर रहे थे उमेश मांजरेकर लीड कर रहे थे, और उमेश मांजरेकर उस समय अनफिट थे, उनका कंधे का कुछ प्रॉब्लम था। तो ओके। वो बड़े टीम में नहीं खेल रहे थे, ऐसे ही एज ए फ्रेंड वो उस वक्त जा रहे थे। तो उस ओके। समय हमने वो कलर टी शर्ट बनाई थी, और उस कलर टी शर्ट को पहनने का भाग्य देखो कि दो टेनिस वर्ल्ड के प्लेयर हमारी टीम से खेल रहे थे, फर्स्ट टाइम बाहर टूर पे जा रहे थे। एक आज के सबसे बड़े सितारे, लेदर क्रिकेट में आईपीएल खेला जिन्होंने, प्रवीण तांबे था वो, एक बहुत बड़े होनहार प्लेयर। और ओके। एक और एक जोनस डिसोजा करके था भाईंदर का, एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था, जिसको राजू पाटिल करके, भाईंदर के एक बहुत अच्छे स्पिनर थे, वो लेके आए थे साथ में। तो ये दो ओके। लोगों ने उस समय वो कलर टी शर्ट पहन के अपना पहला मैच स्टार्ट किया था। येलो कलर का टी शर्ट था वो। तो टेनिस क्रिकेट में उसके बाद से येलो कलर टी शर्ट पहनने का चलन शुरू हो गया। ओके। क्या आपको प्रेरणा मिलती 1992 के वर्ल्ड कप से कि हम भी ऐसे टी शर्ट बना सकते हैं टेनिस क्रिकेट विश्व के लिए, और कलरफुल हो गया उसके बाद टेनिस क्रिकेट विश्व? बिल्कुल सर, कलरफुल हो गया टेनिस क्रिकेट। देखिए, 3-4 चीजें हैं जो हमको बहुत ही, हम जिससे कुछ सीखते हैं। पहला तो एक टेस्ट मैच था, उसके बाद आया 50 ओवर का मैच, उसके सही बाद है। आया 2020 का मैच। उसी तरह से है ना, अभी देखिए टेनिस क्रिकेट पहले होता था 2 इनिंग का, पूरा दिन लोग खेलते थे, 2 ही टीम खेलती थी। उसके बाद आया 20 ओवर का मैच आया, और फिर 16 ओवर का मैच आया, फिर 8 ओवर का आया, और आज 6 ओवर का आया। तो सही ऐसी है। चीजों से हम भी सीखते हैं। वर्ल्ड कप में कलर 92 में जब इमरान खान चैंपियन हुए पाकिस्तान, तो कलर टी शर्ट का चलन काफी बढ़ा। उसी तरह हमने टेनिस क्रिकेट में भी उसको शुरुआत की 92 के बाद। तो तब से टेनिस क्रिकेट समझिए ना कि जो हम टीवी पे देखते हैं उनसे नई चीजों से सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। तो फिर वो कलर टी शर्ट आज भी टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। सही है। यस सर। जब हाँ, फिर मैं उसके बाद आऊंगा बॉल पर, यानी गेंद पर। जिस तरह से टी शर्ट के कलर बदले, टी शर्ट के कलरफुल टी शर्ट खिलाड़ियों ने पहनना शुरू किया, लेकिन उसी के साथ एमआरआई की जो गेंद आती थी पहले, जो व्हाइट कलर की होती थी, उस गेंद की जगह बाद में ग्रीन कलर की गेंद ने ली। उसमें भी सिल्वो स्पोर्ट्स का काफी हद तक मैं कहूंगा योगदान रहा है टेनिस क्रिकेट विश्व में। जैसे जैसे सर ओवर कम होने लगे, यस। पहले कैसा था कि 8 ओवर 12 ओवर में 2-3 ओवर बैट्समैन जाके गेंद को जूनी करता था। हाँ। गेंद पुरानी होने के बाद फिर मारता था। कुछ प्लेयर थे जो पहला बॉल से भी मारते थे, ऐसे नहीं, जैसे शशि साटम है, वेरी फर्स्ट बॉल मैंने उनको 6 मारते हुए देखा है। जी बहुत हाँ। लोग प्लेयर खेलते थे, लेकिन कैसा था कि फिर कम ओवर होने से लोगों को ऐसा लगा कि स्कोर कम हो रहा है। तो हाँ। हमने फिर ग्रीन बॉल चालू किया, क्योंकि उसमें है ना बाउंस ज्यादा था। ओके। पहले बॉल से 6 जाने का चांसेस ज्यादा हो जाता था। तो ग्रीन बॉल होने से क्या है, फटाफट क्रिकेट का वो दौर शुरू हो गया ओके। कि भैया, पहले 4 वीक टूर्नामेंट चलती थी, बाद में सैटरडे संडे 2 दिन में टूर्नामेंट खत्म होने लगी। तो उसके लिए आपको ओवर कम करने पड़े, और रन ज्यादा होना चाहिए, तो ग्रीन बॉल का इस्तेमाल फिर ज्यादा करके बड़े पैमाने पर होने लगा। इसलिए हमने ग्रीन बॉल शुरू की 97-98 में। उसके ओ। बाद क्या, रन बनने लगे, मुंबई में ग्राउंड भी छोटे थे, स्कोर भी ज्यादा दिखने लगे। तो फिर फटाफट क्रिकेट का जो दौर था वो और तेज जोर जोर से चलने लगा। अभी अभी आपने कहा कि 97-98 में जब ग्रीन बॉल आया, तो अभी ढेर सारी कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही है जो बॉल्स आते हैं, जो ग्रीन बॉल आते हैं। तो ये जो ग्रीन बॉल है टेनिस क्रिकेट विश्व में पहली बार सिल्वो ब्रांड लेके आया था।
सिल्वो ब्रांड महाराष्ट्र में पहली बार ग्रीन बॉल लाने का सौभाग्य सिल्वो ब्रांड को ही था 96 97 में। पहले ये ग्रीन बॉल चलती थी गुजरात में, रेड कलर की चलती थी, और एमपी में और अपने कर्नाटक में रेड कलर की बॉल चलती थी, लेकिन ग्रीन कलर की जो बॉल महाराष्ट्र में चालू की हुई वो सिल्वो को ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अरे वाह, यानी कि हम भी अभी बता सकते कि 1998 में जब टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जाता था, जब एमआरआई की वाइड गेंद की जगह ग्रीन बॉल ने ली, तो सिल्वो टेनिस क्रिकेट ब्रांड ने वो बॉल महाराष्ट्र में लाया। इसके बाद मैं जाऊंगा बल्ले की ओर, जो बैट्स सिल्वो बनाती है, जिस तरह से बैट्स की यानी लंबाई जो होती है, कुछ बैट्स पहले होते थे 32 इंच के, 34 इंच के, 35 इंच के, जो बदलाव बैट्स में हुआ उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये बदलाव कैसे किया सिल्वोस ने? 92 के पहला या 91 के पहला 32 इंच की बैट आती थी हैंडल को पकड़ के, हैंडल को ऐड करके 32 इंच की बैट आती थी। सिल्वो ने 91 में जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो 34 इंच का बैट हमने स्टार्ट किया। अरे वाह। तो 34 का स्टार्ट करने के बाद क्या है कि जो लंबे प्लेयर है उनको झुकने की परेशानी खत्म हो गई और उनको कम झुकना पड़ा और बॉल के रेंज तक पहुंचने में आसानी हो गई। बॉल के रेंज तक आपको जाने में आसानी हो गई। उसके बाद हमने 35 इंच का बैट चालू किया और उसके बाद 36 इंच का भी अभी बल्ला आता है जिसको नाम दिया हमने सिल्वो मास्टर ब्लास्टर। तो वो 36 इंच सबसे बड़ा बल्ला, सबसे बड़ा बल्ला आता है 36 इंच का। तो जैसे जैसे गेंद ग्रीन होती गई, लोगों के खाने के मतलब खेलने के तरीके भी बदलते गए और बैट का जो ब्रॉडनेस था पहले 4.25 आता था इंचेस, उसके बाद वो 4.25 इंच आती थी, उसके बाद वो आना शुरू हो गया 4.5 इंचेस। तो जैसे जैसे उसका ब्लेड भी बढ़ने लग गया और उसका ब्लेड बढ़ने के बाद उसका पीछे का विड्थ भी बढ़ने लग गया, बल्ले मोटे भी आने लग गए। जी हाँ। तो मैंने सुना हो गया कि जी हाँ, बोलिए बोलिए आप बोलिए। मैंने सुना था कि पूरी तरह से बल्ले आते थे पहले जब खेला करते थे, पुराने खिलाड़ी खेला करते थे, एक ही बल्ले से खेला करते थे, लेकिन उसके बाद बैट कटिंग होना शुरू हुआ, वेट एडजस्ट करना शुरू हुआ। तो ये सब कैसे किया सिल्वो स्पोर्ट्स ने उस समय? पहले क्या होता था सर कि 1200 ग्राम का वेट आता था, 1300 ग्राम का वेट आता था बल्ले का। तो अभी क्या होता था कि जब क्रिकेट के ओवर्स कम होने लगे, लोगों को हल्के बल्ले पसंद करने लगे लोग, तो अब उसके वेट कैसे कम किया जाए। तो वेट कम करने के लिए हम लोगों ने उसको पीछे से है ना कटिंग करना शुरू किया, जिसको कि मुंबईया भाषा में बोलते हैं खाचा। खाचा मारना शुरू किया, बैट कट करने लगे पीछे से हम। तो हमने कारीगर बैठाया और फिर वेट के हिसाब से हम उसे कट करके, उसको मोटा था बल्ला तो कट करने से उसके स्ट्रोक में कोई फर्क नहीं आता था। तो उसका फिर वेट है ना कम होने लगा और फिर वो सिल्वो कटिंग के जो बल्ले हैं, आज भी ये सौभाग्य भी सिल्वो को जाता है कि बैट जितने भी कटिंग के बैट हैं वो उनको नाम ही लोगों ने सिल्वो कट के नाम से लोग पहचानते हैं उस कटिंग को। ओके, यानी बैट पर जो कटिंग होती है उसका भी नाम लोगों ने सिल्वो कटिंग दे दिया था। सिल्वो बैट का कटिंग कर दिया। और वो कितना आज भी सब लोग जो बैट बेचते हैं कटिंग का तो अपने अपने हिसाब से कट करते हैं, लेकिन वो शुरुआत हमने की थी बैट को हल्के करने के लिए। 1991 से लेकर आज 2020 तक, मतलब लगभग 30 साल इस टेनिस बॉल क्रिकेट की इंडस्ट्री में आपको हुए। क्या लगता है आपको, कितने परिवार आज सिल्वो टेनिस ब्रांड से जुड़े? सर टेनिस ब्रांड में जो टेनिस क्रिकेट की बात करता हूँ, टेनिस क्रिकेट में जो भी पैसा आया वो आया 2000 के बाद, 2002 के बाद टेनिस क्रिकेट में पैसा आना शुरू हुआ। उसके पहले का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 1980 से लेके 2000 तक टेनिस प्लेयर एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। उस समय इतने जॉब भी नहीं थे, लोगों के पास घर चलाने के लिए बहुत दिक्कत थी, बहुत दिक्कतें आ रही थी। मध्यम वर्गीय परिवार से टेनिस प्लेयर आ रहे थे उस समय। 92 से लेके अब तक मैं ये संख्या तो नहीं बता सकता कितने लोगों ने टेनिस क्रिकेट सिल्वो ब्रांड बेच के उस समय अपना घर का खर्चा चलाया। लेकिन आज भी 150 लोग ऐसे हैं जो सिल्वो का बैट बेच के अपने घर और अपने परिवार का खर्चा चला रहे हैं।
मुझे खुशी है इस बात की कि वो 150 लोगों को ये एक रोजगार मिला है, दुकानों के अलावा, जो हम दुकान में सप्लाई करते हैं उसके अलावा, जो नॉर्मल अलग बच्चे हैं टेनिस प्लेयर, जो खेलते हैं जो वो लोग भी ग्राउंड, बल्ले बेचा करते हैं। खेलते हैं, जो गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, वो आज भी कम से कम 125 से 150 लोग अपना घर सिल्वो का बैट बेच के चला रहे हैं, और इस बात की हमें खुशी है। और हमें बहुत अच्छा लगता है जबकि जब कोई टेनिस प्लेयर खुद अपना काम करता है, अपना बिजनेस करता है, अपना घर चलाता है। अ, कितने बल्ले बेचते हो आप साल में सिल्वो स्पोर्ट्स के माध्यम से? मैंने एक आंकड़ा सुना है आपके बारे में, क्या वो सही है? चलो आप सर बता क्या है दीजिए। कि आज भी सिल्वो ब्रांड 15,000 से लेके 20,000 के बीच में एक साल में बैट सेल करता है, माय पूरे गॉड। साल में। तो ये कैसा है कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, खाली हाँ महाराष्ट्र जी, की हाँ, नहीं कर मैं रहा हूँ, वही ऑल बोलूँ। ओवर इंडिया हाँ, में हम 15 से लेके 20,000 के अंदर हम लोग बैट सेल करते हैं पूरे साल। मतलब अभी कुछ जो हमारे दर्शक है वो कह रहे हैं कि चाइल्डहुड जो हमारी मेमोरी है, मतलब जो यादें है, वो सिल्वो के साथ जुड़ी है, क्योंकि ढेर सारे बच्चे जब वो जमाने में खेला करते थे, लीजेंड खिलाड़ी उस जमाने में खेला करते थे, आज भी कुछ बच्चे अभी भी खेल रहे हैं सिल्वो के बल्ले से, तो उनके बारे में आप क्या कहोगे? सर आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ, किस्सा तो नहीं हकीकत बोल सकते हैं। हाँ अमित कोहली माहौल में एक हमारे दोस्त हैं, अच्छे खेलते भी हैं, आप भी पहचानते होंगे। जी हाँ। उनके पिताजी मेरे दुकान में बैट लेने आते थे सिल्वो का। ओके। अमित माहौल करके अमित कोहली जो माहौल में रहते हैं, उनके पिताजी, पिताजी। ने सिल्वो के बैट से खेला है, अमित ने सिल्वो के बैट से खेला है, आज उसका लड़का है वो भी सिल्वो के वो बैट भी से सिल्वो खेलता के बैट से खेल रहे हैं। है। हाँ, मतलब मतलब हमने तीन पीढ़ी सिल्वो के बैट से खेल रही है, दादा, लड़का और पोता। वो भी तो आपने इससे देखा है। बड़ी बात, वो भी हम देख रहे हैं अभी भी, उससे बड़ी बात सर क्या जी। हो सकती है ये बात की। सही आज बात। भी इतना प्यार है लोगों का कि लोग दिल से जुड़े हुए हैं सिल्वो के बैट से। अभी बल्ले से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है ओमकार देसाई की। बस मैं आपके जुबान से वो सुनना चाहूंगा, ओमकार देसाई का वो क्रैक हुआ हुआ बल्ला आपकी दुकान से लेके गया ओमकार देसाई, और वो बल्ला, और लगभग मैं तो कहूंगा 3 या 4 साल तक उसका बल्ला बोलता रहा टेनिस क्रिकेट विश्व में। ओमकार देसाई, जब मेरे को लगता है ये बात है 2002 या 2003 के आसपास की बात होगी, जब ओमकार देसाई आया था हमारे शॉप में, और वो एक टूटा हुआ बैट था, नीचे से क्रैक था। तो ओमकार ने बोला, रमेश भाई ये बैट है ना बहुत अच्छा है। तो मैं बोला, ओमकार देखिए ये बैट तो टूटा हुआ है नीचे से यार, अभी तू तो इतना अच्छा खेलता है तो तेरे को ये बैट क्या काम का? बोलता है नहीं, ये मुझे इसके सिलों की ये लकड़ी मुझे बहुत पसंद है, आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको बना के खेलूंगा। और वो टूटा हुआ बैट उसने इतने प्यार से बना के 4-5 साल उसने जो धमाल किया ओमकार देसाई ने, कि सुपरस्टार ओमकार देसाई हो गया वो बैट से, वो टूटे हुए बैट से। तो ये लोगों का प्यार है, लोगों की चाहत है कि वो उन्होंने सिल्वो का, मतलब एक दिल से बोलते हैं ना, दिल से सिल्वो है, एक परिवार है सिल्वो। आज चाहे वो सिल्वो का बल्ला यूज करे या ना करे, लेकिन टेनिस प्लेयर सिल्वो का एक परिवार ही है हमारे लिए। मुंबई टेनिस क्रिकेट में एक रेटिंग आया करती थी, सिल्वो टेनिस बॉल क्रिकेट रेटिंग। मुझे लगता है लगभग 1997 से लेकर 2014 या 15 तक ये सिल्वो टेनिस बॉल क्रिकेट रेटिंग शुरू थी। उसमें 10 बॉलर आपके माध्यम से चुने जाते थे, 10 गेंदबाज होते थे, 10 बल्लेबाज होते थे। तो ये रेटिंग उसके बाद आपने बंद क्यों की? उस समय 1908 के बाद क्या था, टेनिस क्रिकेट को प्रमोट करने का कोई माध्यम नहीं था सर। जी हाँ। न यूट्यूब चैनल था, न ये सोशल मीडिया की का कुछ ये था। तो अब प्लेयर को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनको जॉब कैसे मिले, उनका नाम कैसे हो, जी वो हाँ। लोगों तक कैसे पहुंचे, लोग उनको कैसे पहचाने कि भैया ये हमारे प्लेयर है, ये बहुत बड़े प्लेयर है। क्योंकि उस समय कैसा था कि और कोई माध्यम नहीं था। तो हमने ओके। सिल्वो क्रिकेट रेटिंग चालू की कि भैया कौन पूरे साल में टॉप 10 प्लेयर्स, उस समय सीएट क्रिकेट रेटिंग आती थी। हाँ, उस सीएट सीएट क्रिकेट टैग। रेटिंग आती थी, यस। उसी को हमने अपना प्रेरणा स्रोत मान के हमने सिल्वो क्रिकेट रेटिंग चालू की टेनिस क्रिकेट की। तो 10 प्लेयर हम नाम देते थे, उनको साल में एक बार नाम अनाउंस करते थे, उनको सिल्वो का कप, टी शर्ट, पैंट और जो भी हमसे हो सकता था हम उनको देते थे।
तो लोग वो रेटिंग देखने करजत, कसारा, पनवेल तक से हमारे शॉप में आते थे, क्योंकि यूट्यूब तो था नहीं कि हम उसमें डाल दे, या व्हाट्सएप तो था नहीं कि उसमें नाम डाल दे और लोग पहचानने लग जाए। तो वो रेटिंग हम हर टूर्नामेंट में अनाउंस करते थे, हमारे दुकान पे लगाते थे, हमारे डीलर लोग को वो रेटिंग देते थे जो सिल्वो का बैट बेचते, कि भैया देखो टेनिस क्रिकेट के ये टॉप 10 प्लेयर हैं। जी और हाँ। इस तरह से वो प्लेयर की भी पहचान बनती थी, उनको भी जॉब मिलता था, प्रसिद्धि मिलती थी, नाम मिलता था। जी हाँ, तो मैं बस यही आपसे पूछना चाहूंगा सर, 1997 से लेकर 2014 तक सिल्वो टेनिस बॉल क्रिकेट रेटिंग आया करती थी, तो आपको तो जरूर याद होगा कि इतने सालों में सबसे ज्यादा बार पहले नंबर पर कौन सा बल्लेबाज था और उसके बाद पहले नंबर पर कौन सा गेंदबाज रहा। अभी ये तो देखो, मेरे हिसाब से तो 97 के बाद शंतनु गायचोर ज्यादा करके नंबर 1 रहे, उसके बाद ऋषिकेश वैद्य रहे, जी और हाँ। बाद में ओमकार देसाई भी काफी साल तक रहे, कृष्णा सातपुते भी 2-3 बार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शायद शंतनु गायचोर और ऋषिकेश वैद्य, ये क्योंकि उमेश मांजरेकर उसके बाद 97 के बाद उमेश मांजरेकर ने कम कर दिया था खेलने का क्रिकेट। खेलना, यस, जी हाँ। तो वो एक आध बार ही रहे थे उमेश मांजरेकर, लेकिन उसके बाद ज्यादा करके शंतनु गायचोर, ऋषिकेश वैद्य, भरत लोहार और कृष्णा, ये ओमकार देसाई मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा ये तो बार सब ये लोग रहे। बल्लेबाजों के नाम हुए, लेकिन गेंदबाजों में कौन था। नॉन गेंदबाजों में सबसे ज्यादा अगर संदीप दलवी द बेस्ट प्लेयर मेरे हिसाब से, सबसे ज्यादा बार वो मैचलेस जी के, हाँ। वो सिल्वर रेटिंग में सबसे ज्यादा बार वो रहे हैं। जी हाँ, तो संदीप दलवी सबसे ज्यादा बार सिल्वो टेनिस क्रिकेट रेटिंग में सबसे बार अव्वल नंबर पर रह चुके हैं। यस, उसके अभी अभी आपने गेंदबाजों। जिक्र किया था कि मैचलेस स्पोर्ट्स इस टीम का, क्या आपके शुरुआती दौर में इस टीम ने आपको सपोर्ट किया। तिलक चौक की ये टीम थी, अलग अलग टीमें उस समय खेला करती थी, राहुल शायद उसके बाद में आई, लेकिन इन टीमों ने सिल्वो ब्रांड को उस समय सपोर्ट किया था। बिल्कुल किया था। सबसे पहला तो मैं नाम लेना चाहूंगा विवेक कदम सर का, जो कि तिलक चौक एक बहुत ही बड़ी टीम थी और बहुत शानदार टीम थी। उसके प्लेयर थे विवेक कदम, शेखर आंबेडकर, जयदीप गरत, जीतू बेड़िया, गुरुनाथ वैती, सुरेश गड़ेकर, अमित गोलतकर, अनिल गोलतकर, पप्पू गोलतकर। बहुत शानदार टीम थी, लीजेंड टीम थी। उनके सारे प्लेयरों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। विवेक कदम सर ने मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब एक तरह से वो एक लीजेंड प्लेयर है विवेक कदम सर, लायन बोलते हैं हम उसको, शेर के भी जी ऊपर लायन होता है, लायन विवेक कदम, हाँ। जेंटलमैन प्लेयर। और वो अभी भी, हमने जब बीच में एक बार अभी रिसेंटली 7-8 साल पहला एक मैचलेस की टूर्नामेंट होती है बारिश की, हाँ। पाली टेलर विद्यालय पे, तो हाँ। उन्होंने खेलना छोड़ दिया था, फिर भी वो हमारे लिए आए थे खेलने के लिए और कीपिंग कर रहे थे जयदीप गरत को, चौमी को। तो वो उनके बॉल है ना, उनके सीने पे है ना, उन्होंने जो लिए, क्योंकि अभी काफी बाद वो खेल रहे थे, उनके शरीर पे बॉल के निशान आ गए थे, लेकिन वो सिल्वो के लिए वो खेलने आए थे वेक कर। और जी। उसके बाद में नाम लूंगा मैचलेस का। मैचलेस के सारे प्लेयर ने, शंतनु गायचोर, उमेश मांजरेकर, प्रवीण तांबे, संतोष सक्सेना, मनोज विचारे, संदीप दलवी, इन्होंने सबने, मैचलेस के जितने भी प्लेयर थे सबने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद राहुल 11, चंद्रकांत शिंदे, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन टेनिस वर्ल्ड, जी हाँ। चंद्रकांत शिंदे, भरत लोहार, साजिद लाला, किनका नाम ले वो कम है, करुणाकरण कोटियन, मतलब सुनील इंदुलकर। ये सब सिल्वो फैमिली से जुड़े थे। सैफपुर बिल्कुल सिल्वो फैमिली से जुड़े थे, वो प्लेयर भी जुड़े हैं, और आज के सारे प्लेयर सिल्वो फैमिली से जरूर जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो कुछ इंसानों के मैं नाम लूंगा जिनसे आपकी पहली मुलाकात हुई, उनके बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा पहली मुलाकात आपकी ऋषिकेश वैद्य के साथ। ऋषिकेश वैद्य मॉडर्न सचिन तेंदुलकर ऑफ टेनिस क्रिकेट। जी हाँ, मॉडर्न क्योंकि सचिन मॉडर्न, तेंदुलकर ऑफ टेनिस क्योंकि क्रिकेट। क्योंकि जो उन्होंने टेनिस क्रिकेट में जो मतलब एक स्टारडम लाया, हाँ। कॉलर ऊपर, चश्मा, एक अलग चश्मा। अट्रैक्शन लाया, लोग उनको स्पोर्ट्स फॉलो गॉगल। करने लगे। एक बोलते जी हैं ना हाँ। गैमलर, जो जो है वो मेरे हिसाब से खिलाड़ी तो उससे भी बड़े पहले भी थे, लेकिन सही है। आप किस तरह अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो। सही है। मेरा एक तो दोस्त था जॉमी करके, वो गोरेगांव में ऋषिकेश वैद्य उनके टीम में खेलता था, आरसीसी करके है।
तो ओके। वो उसको लेके आया मेरे पास, बोला रमेश भाई ये ऋषिकेश वैद्य है और ये नए लोगों में अभी बहुत अच्छा खेलता है ये, जी हाँ। तो आप इसको सिल्वो का बैट एक दे दो। ओके। मैंने बोला नए प्लेयर को और अच्छे प्लेयर को प्रमोट करना सिल्वो का काम है, आज भी है, तो भैया जी। आपका नाम क्या है? तो उनका वही कॉलर ऊपर था, चश्मा हाँ, था बस यही मैं पूछने और वाला था ऐस कि उस समय हाँ भी उनका कॉलर ऊपर था या उनके बिल्कुल वो चेहरे और पर वो गॉगल था? और वो उनका हक था, क्योंकि वो यस। वैसा अपने वो करते भी थे ना वो परफॉर्मेंस। तो यस। मैंने बोला भैया नाम तो बता दो आपका क्या है? तो उन्होंने कहा, ऐसे उनका स्टाइल था, ऋषिकेश वैद्य। ऋषिकेश तो वहीं वैद्य। से एक ऋषिकेश वैद्य शुरू हुआ टेनिस क्रिकेट की दुनिया में छाने के लिए। जी हाँ। फिर आज भी हमारे ताल्लुकात वैसे ही हैं ऋषिकेश वैद्य के साथ जो 20 साल पुराने थे। जी हाँ। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, छोटी मोटी गलतियां हमेशा से इंसान से होती है और इसी के लिए तो कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। क्या आपको लगता है आपके लाइफ में आपने कोई ऐसी गलती की और उस गलती का अफसोस आपको है और वो आज आप ये इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर बयान करोगे? सर किसी को सॉरी बोलने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, जी हाँ। बिल्कुल जिगर चाहिए, और वो गलती मैंने तो आज तक किसी को बताई नहीं। ठीक है, जिस लेकिन आज मैंने आज गलती की अगर मुझे पता है कि मैंने हाँ। गलती की, और जिसके साथ मैंने गलत किया उसको पता है या मुझे पता है, जी हाँ। क्योंकि उसने भी किसी को नहीं बताई और जी हाँ। मैंने भी किसी को नहीं बताई। लेकिन क्या है कि आज मुझे ऐसा लगता है कि जिस आदमी की गलती नहीं थी उसका उसके बारे में मैंने उसके साथ बहस किया या आर्गुमेंट्स किया, तो ये मेरी गलती थी। मैं चाहता तो वो गलती टाल सकता था। जी हाँ। हाँ मैं आपको बताता हूँ, अभी अब पूरी बात आपको बताता हूँ कि ठीक है। 3-4 साल पहले की बात होगी या 4-5 साल पुरानी बात, ज्यादा जूनी बात है नहीं। मेरे मेट्रो के शॉप में आकाश तारेकर वंडर बॉय, माटिया बूम बूम दोनों मेरे दुकान में आए, ये दोनों अक्सर मेरे दुकान में आते थे। ओके। और इन्होंने बोला कि रमेश भाई ये देखो आज कौन आया आपके दुकान में, आपसे मिलाने हम लेके आए हैं। तो मैंने देखा तो बोला कि ये घारिया योगेश पेनकर है। तो मैंने उससे हाथ मिलाया योगेश पेनकर से, और बोलते ना कि आदमी बड़ा है तो उसे बड़प्पन रखना चाहिए। जी हाँ। लेकिन मैंने शायद वो बड़प्पन नहीं रखा और किसी बात पे उसकी और मेरी आर्गुमेंट्स हो गए। ओके। हाँ तो वो बात मुझे आज भी दिल से कचोटती है कि बिना उसकी गलती के मैंने उसको बोलते हैं ना कि उसकी उसको मतलब मैं संभाल नहीं पाया उस चीज को। मैं चाहता तो टाल सकता था उस बच्चे को और ओके। उसको अपना सकता था, और मुझे आज भी वो बहुत प्यारा है क्योंकि ऋषिकेश वैद्य का कुछ अंश मैं उसमें देखता हूँ। जी हाँ, मतलब ऋषिकेश वैद्य का कुछ अंश योगेश पेनकर में आप अभी भी देख बिल्कुल रहे हो? खेलने में या उसके एटीट्यूड में झलकता है जी कि हाँ। कुछ कुछ, ये मैं मेरी सोच बताता हूँ कि जी मुझे हाँ। ऐसा जी हाँ। लगता है कि सही। वो कुछ कुछ उसकी तरह समानताएं हैं। तो उस वक्त है ना कि उसकी कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी मैंने उससे बहस किया, और उसके बाद हमने हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद तो आपके माध्यम से भाई मैं ये फील करता हूँ इस बात को कि नहीं मेरी गलती थी और मुझे योगेश पेनकर से इस तरह बदतमीजी से पेश नहीं आना चाहिए था। जी हाँ, ये आपका बड़प्पन है रमेश कुमार जी। जिस तरह से आप ऑन कैमरा उस गलती के बारे में अफसोस यहाँ पर हमारे सामने जता रहे हो। बिल्कुल जता रहा हूँ सर, और मैं बहुत फील हुआ उसके बाद भी। मैंने मुझे इस बात की आज भी उस बात का मुझे अफसोस है जी हाँ। कि जो चीज मैं टाल सकता था वो मुझसे नहीं होनी चाहिए थी। और मेरे जैसे आदमी, क्योंकि वो मेरा छोटा भाई की तरह था, वो मतलब इस हिसाब से था कि भैया मेरे बड़े भाई साहब है, लेकिन मैंने मतलब बड़प्पन नहीं दिखाया, ये बोल जी हाँ। सकते हैं आप इस बात। चलो फिर इसलिए भी मैंने दुनिया है। हाँ, इसलिए मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि इंसान गलतियों का पुतला है। बिल्कुल, ये और भी इस बात का मुझे हर मतलब हमेशा अफसोस रहेगा। जी हाँ। तो उसके बाद मैं आऊंगा एक और सवाल के साथ आपके सामने। सुशांत जाधव, गणेश जाधव, उसके बाद सतीश पठारे जो पुना साइड के खिलाड़ी है, उनसे जब आप पहली बार मिले, वो क्या किस्सा था? चंद्रकांत शेट्टे सर,
मेरे दुकान में अक्सर आया करते थे। वो खेलते थे घाटकोपर की एक टीम से, उन्होंने खुद की जी उनकी हाँ, टीम थी। चंदू तो 11। वो चंदू 11, तो वो आए मेरे पास, बोले कि रमेश भाई ये 3 लड़के हैं, एक जुन्नर का गणेश जाधव, दौंड का सतीश पठारे और मंचर का सुशांत जाधव। तो ये 3 प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो आप देखो इनको क्या है। तो मैंने देखा कि वो लोग शर्ट पहन के क्रिकेट ज्यादा करके खेलते थे। तो मैं बोला भैया इतने अच्छे और होनहार प्लेयर है तो इनके पास टी शर्ट होना चाहिए। टी शर्ट होना चाहिए। तो मैंने उनको सिल्वो का टी शर्ट दिया और मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि गणेश यादव एक बहुत ही लीजेंड प्लेयर है जुन्नर का। कभी वो बॉम्बे की तरफ कम आया इसलिए लोग उसे नहीं पहचानते, लेकिन ही इज द लीजेंड प्लेयर। तो उसके बाद जी। से एक बहुत अच्छा लगा कि वो तीनों सिल्वो का उन्होंने टी शर्ट पहना, उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया। और अच्छा है कि ऐसे कोई बच्चे आगे आए तो हमें भी बहुत खुशी होती है। चंद्रकांत शेट्टे, थैंक यू 3 प्लेयर देने के लिए हम सिल्वो को। जी हाँ रमेश जी, हमारे एक दर्शक है महेंद्र परब, जो हमेशा से सब लीजेंड्स के जो इंटरव्यूज होते हैं वो हमेशा से देखते हैं और हमें हमेशा से कहते हैं कि आज इनकी इंटरव्यू होनी चाहिए। तो शशि ब्राइट, इस टीम के बारे में वो जानना चाहते हैं आपसे। सबसे प्रोफेशनल टीम अगर कोई होगा तो शशि ब्राइट का नाम मैं लूंगा उस समय की। क्योंकि शशि ब्राइट एक ऐसी टीम थी ना जिसके अंदर उदय नाबर, रजनी पटेल जैसे इतने दिग्गज खिलाड़ी थे ना, बंटी तड़ाशिलकर, गणेश गल्ली और शशि ब्राइट मिक्स भी खेला था। गोल बंड्या जो गणेश गली में भी खेलते थे, कभी शशि ब्राइट में भी खेलते थे शायद। तो ये जो टीम थी ना, ये अपने आप में एक विश्व विजेता टीम थी। जैसे आज एसपी वगैरह है, उस समय बॉम्बे में शशि ब्राइट बोलेगा तो सबसे बड़ी टीम में गिनी जाती थी। उसमें जग्गू राणा का एक नाम मैं भूल गया, सॉरी। जग्गू राणा, उदय नाबर, रजनी पटेल, मुलिक, पलटी, ये सब एक सुपरस्टार प्लेयर थे। पापड़ी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर थे ये। रवि जी, आपसे बातें कर कर मुझे एक बात तो यहाँ पर लग रही है। अगर 30 साल आपने इस बार टेनिस क्रिकेट को सर्व किया है, सर्विस दी है, तो अगर एक किताब बनाना चाहोगे तो आप पूरे टीमों पर या खिलाड़ियों पर एक किताब तो जरूर आपके माध्यम से बन सकती है। बिल्कुल बनेगी और इसकी कोशिश चालू है। देखो एक आध साल में अगर कुछ हो तो टेनिस क्रिकेट में पहली किताब जरूर बनेगी सर, क्योंकि इतना उसके अंदर इतिहास है। अब किसका किसका नाम लेंगे? तिलक जी चौक हाँ। का लेंगे, शशि ब्राइट का लेंगे, गणेश गली का लेंगे, राहुल 11 का लेंगे, अमृत 11 का लेंगे, एसपी 11 का लेंगे, डिंगडोंग पूना का लेंगे, किरण सही है। कक्कर के टीम कोल्हापुर का लेंगे। ये कोल्हापुर। इतिहास है। आप किसको, अभी उसमें सबका तो नाम मैं ले नहीं सकता हूँ, लेकिन एक जी ये हाँ। बहुत बड़ा इतिहास छुपा है इस चीज में। क्योंकि ये कैसा है कि महाराष्ट्र के 10 से 10 लाख लोग ये क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस क्रिकेट। जी हाँ। 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं टेनिस क्रिकेट से उसके बाद मैं महाराष्ट्र आऊंगा। में। हाँ, उसके बाद मैं आऊंगा टेनिस क्रिकेट के बाद अंडर आर्म क्रिकेट। अंडर आर्म क्रिकेट और सिल्वो, ये एक अच्छा अटूट नाता मैं मानता हूँ। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? अंडर आर्म क्रिकेट आज बॉम्बे में 65% लोग अंडर आर्म क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे खेलते हैं। और उसका भी इतिहास काफी पुराना है। उसका शुरू होने का कारण भी मुझे लगता है कि एक तो बॉम्बे में जगह की कमी, हाँ। जी हाँ। दूसरी बात फटाफट क्रिकेट 4 ओवर 5 ओवर का अंडर आर्म हो गया और प्लेयर भी आपको 8 या 9 ही चाहिए। जी हाँ। छोटी छोटी सोसाइटियों में होने लगा, तो इसमें ये क्रिकेट का बढ़ावा होने का कारण ये है। और दूसरा इसके अंदर प्लेयर्स, आज मैं एक नाम अगर नहीं लूंगा ना तो वो अंडर आर्म क्रिकेट अधूरा रहेगा। सबसे बड़ा प्लेयर अगर कोई अंडर आर्म क्रिकेट में उस दौर का था तो वो था जूड। जूड जो एक प्लेयर था विले पार्ले का, इज द बोलते ना, वो उमेश मांजरेकर था अंडर आर्म का। हो। जूड इज द ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं। उसके बाद वो टीमें कितनी अच्छी अच्छी थी, उसमें अंबोली थी, एक असल्फा पैकर अभी भी है, वो पहले भी असल्फा पैकर जी थी। हाँ। और अभी भी। उसमें अभी अभी भी खेलते हैं। जूड का नाम आप ले सकते हैं, अशफाक का ले सकते हैं, मिलिन का ले सकते हैं, धनंजय का ले सकते हैं, धनिया का। ये अभी वो टाइम के वो दौर के वो प्लेयर थे। लालू था, पवन था। तो वो सब लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग लोग हैं। और आज के दौर में आप जाओ ना, दीपू है। दीपू दीपू के बारे में अगर मैं बताऊं ना, तो आज की तारीख में अंडर आर्म प्लेयर्स में
जो लास्ट 20 years अगर किसी ने गजाया है तो मैं नाम बोलूंगा दीपू का। दीपू का। दीपू इज द मास्टर ऑफ द अंडरम क्रिकेट। और आपको ये बताऊं कि ओवरआर्म भी बहुत अच्छा खेलता है वो। उमर 11 जब स्टार्ट हुई थी ना, उमर 11 स्टार्ट करते समय वो भी एक प्लेयर था उमर का ओपन करने में रवि के साथ। तो उमर वो खान, बिलाल और दीपू। दीपू लेदर भी अच्छा खेलता है, वो नैसर्गिक प्लेयर बोलते हैं ना, जो गॉड गिफ्ट, हाँ जी हाँ, वो जो दीपू है क्रिकेट मेरे के लिए हिसाब बना से। है। बना है तो वो अंडरआर्म क्रिकेट में अभी जो दौर चल रहा है ना, वो बहुत ही अच्छा दौर है। और वो क्या बोलते हैं आजकल जो वो अंडरआर्म क्रिकेट में बड़े बड़े लीग्स होने लग गए हैं, तो वो लीग भी अभी बहुत बड़े बड़े पैमाने पे टर्फ ग्राउंड पे होते हैं। टर्फ क्रिकेट बोलते हैं जो अंडरआर्म में। आजकल तो स्टार्स लोग भी अंडरआर्म क्रिकेट खेलने लगे, टेलीविजन स्टार्स वगैरह। हाँ जी हाँ तो जी हाँ, अंडरआर्म का वो दौर सेलिब्रिटी अभी अभी क्रिकेट लीग। गोल्ड। हाँ, तो अभी वो अंडरआर्म क्रिकेट, टर्फ क्रिकेट की वजह से अपने गोल्डन दौर में है। तो नए नए जी बच्चे हाँ भी अच्छा खेल रहे हैं। मतंग सारंग है, सुरेश सरोज है कूड़ा करके, ये अभी जो नए हैं, आउटिया है, ये सब बहुत ही लीजेंड। अभी बाबू है शिंदेवाड़ी का, बड़े बड़े जी हाँ प्लेयर है जो अभी सचिन राणे बोलो या चकुला बोलो, जी हाँ, चकुला लोबो बोलो। चकुला एक प्लेयर है, एक लोबो है, मतलब एक सब लोगो अभी है। अच्छे अच्छे प्लेयर है। तो अभी इनका ये दौर है। गांगुली है, ये बहुत अच्छा खेलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं आज की तारीख में अंडरम में, और अंडरम का फ्यूचर ब्राइट है। जी बहुत अच्छा हाँ। चल रहा है अंडरम आज की तारीख उसके बाद मैं जानना चाहूंगा रमेश जी, इंसान के लाइफ में अप एंड डाउन यानी उतार चढ़ाव काफी आते हैं, उसी तरह से सिल्वो इस ब्रांड में भी उतार चढ़ाव काफी देखे हैं, क्योंकि 1991 से लेकर 2008 में अगर देखा जाए तो मैं कहूंगा थोड़ा सा बैकफुट पे चली गई थी सिल्वो, ये टेनिस बॉल क्रिकेट ब्रांड कंपनी। फिर उसके बाद 2011 से फिर से एक बार वही पीक फॉर्म में सिल्वो क्रिकेट ब्रांड। क्या कहना चाहोगे इसके दो। बारे में? बस इसके बारे में ऐसा है कि सर, गलतियों से आदमी सीखता है। तो उसी तरह की 2008 का वो दौर था जब देश भी, एक पूरा वर्ल्ड भी एक भयंकर मंदी की चपेट में था। आपको भी पता है 2008 में बहुत भयंकर जी मंदी हाँ। आई थी। तो उसमें कुछ हमने भी गलतियां की थी, और उस वजह से 2008 में सिल्वो ब्रांड एक बहुत ही, बोलते हैं ना, एक आर्थिक रूप से गिर चुका था। लेकिन ओके। जैसे जैसे समय निकला, हमने अपने आप को संभाला। और 2000, ये बोलते हैं ना, वही माँ बाप का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद और परिवार की एकता से हम उस मुसीबत से निकले। और 2011 से आज 2020 तक हमने पलट के नहीं देखा, और सिलो ब्रांड वापस उसी ऊंचाई पे हमने पहुंचाया है। कुछ लीजेंड खिलाड़ियों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, उनसे जुड़ी यादें आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो सर उमेश मांजरेकर। उमेश मांजरेकर का बैट के बारे में सिलेक्शन, बोलते हैं ना कि वो गॉड गिफ्ट है। उसको हम्म। आप कोई भी बल्ला दो ना, वो बल्ले से वो बैटिंग बंदा कर सकता है। तो उसका कैसा था कि जब उसको बैट चाहिए था ना, वो बोलता था कि रमेश भाई मेरे लिए एक बैट निकाल के रखना। तो मैं उसको चॉइस अच्छा करके बैट उसको निकाल के दे देता था, वो ओके। ले लेता था दूसरा। वो उसका मतलब सिलेक्शन में कुछ ज्यादा ये नहीं था। वैसे ऋषिकेश वैद्य का है कि जो भी बैट मैंने निकाला वो उसने लिया। ओमकार देसाई का भी कभी प्रॉब्लम नहीं रहा बैट के बारे में। कृष्णा भी 2-3 बैट से ज्यादा नहीं देखता था। तो ये लोग ठीक है। लेकिन मुझे अगर ऐसा लगता है ना कि बैट चॉइस करने में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई ध्यान देता था, तो वो शंतनु गायचोर, जी शेखर हाँ। आंबेडकर और चंद्रकांत शिंदे। विवेक कदम का भी प्रॉब्लम नहीं था। विवेक कदम को भी, आपको चौमी को भी कोई भी बैट दो, वो मतलब अपने हिसाब से देखते थे और लेते थे। लेकिन ये शेखर, चंद्रा और शंतु का बैट चॉइस करने का तरीका अपने हिसाब से अलग। था, और वो काफी, हाँ, मैंने देखा है। चंद्रशेखर आम्बेडकर पहले 50 बैट निकालता था, उसके बाद 30 बैट निकालता था, फिर 10 बैट निकालता था, फिर एक बैट लेता था। तो वो अपना अपना तरीका है बैट चॉइस करने में। वैसे शंतनु गायचोर का था। शंतनु गायचोर का कैसा था कि जब तक मैंने अगर बैट निकाला है तो उसको पसंद होगा तो भी बोलेगा ठीक है रख दे, देखता हूँ। और वो पूरी गुनी देखेगा बैट की, और बाद में भले ही वो बैट लेगा, लेकिन वो देखेगा जरूर पूरी गुनी बैट की। तो ऐसा ऐसा अपना अपना टेस्ट है, अपनी अपनी चॉइस है लोगों की। 70-70 लॉकडाउन गपशप में हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं, बातें कर रहे हैं, तो 70-70 के भी प्रोप्राइटर है तारिक भाई सैयद, उनके बारे में, उनसे जुड़ी कुछ यादें। तारिक भाई से जुड़ी यादें तो काफी है मेरे पास, क्योंकि तारिक भाई काफी साल तक मेरे दुकान में आते थे, बैठते थे, काफी टाइम स्पेंड करते थे।
और उनकी एक टीम थी सिल्वर करके, सिल्वर टीम करके एक थी, बैंड्रा की एक टीम थी उनकी। ओके। तो वो खेलते भी थे, तो हमारे यहाँ बैट लेने सिल्वो का बैट लेते थे। सिल्वो के बहुत बड़े फैन थे और वो बीच में भी एक बार आए थे। तो यही कहना चाहूंगा कि भैया रिलेशन बहुत ही जूना है और बहुत ही सोने की तरह शुद्ध है। जी हाँ। तो उसके बारे में है तो कोई दो राय नहीं, अच्छा है। आपको देखते हुए अच्छा लगता है कि आप तरक्की कर रहे हो, वेरी गुड। अभिमान है इसका कि भैया जो हमसे जुड़े हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जी बढ़ना हाँ। भी चाहिए। जिंदगी है, रुकने का नाम तो है नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। नहीं, सही बात। और उसमें बस बिल्कुल अच्छी बात है कि सारे लोग इसी तरह आगे बढ़े, अपने अपनी जी। ईमानदारी से चले। जी हाँ। और सिल्वो तो वैसे क्या है कि बढ़ ही रहा है 30 साल से, और मुझे लगता है कि आने वाले साल भी सिल्वो का ही होंगे, ऐसी कोई जी दिक्कत वाली बात हाँ। नहीं। जी हाँ। जी हाँ, बिल्कुल। उसके लिए हम शुभकामनाएं आपको देते हैं। लेकिन उसके बाद बिल्कुल। मैं आऊंगा, लगभग 30 साल से इन्वॉल्वमेंट जो है आपकी टेनिस क्रिकेट में, क्या लगता है आपको? क्रिकेट में ढेर सारे बदलाव हो चुके हैं, गेंदें बदली है, बल्ले बदले, क्रिकेट पूरी तरह से बदला है, क्या लगता है आपको? देखिए सर, क्रिकेट अपने हिसाब से अपना रंग बदलता है, क्योंकि जैसा आप बोलते हैं ना कि किस तरह से उसको लेते हैं। पहले 2 इनिंग की मैचेस थी, लोग बड़े ओवर के मैच खेलते थे। फिर जैसे जैसे ओवर कम होने लगा, लोगों की खेलने की शैलियां बदलने लगी। पहले हमको सिखाया जाता था कि वी में खेलो, वी में खेलो। अभी कैसा होता है कि बैट्समैन खड़ा होता है स्टंप छोड़ के 4 फुट आगे, स्टंप के जी हाँ। पीछे खड़ा होता है, स्टंप के आगे खड़ा होता है, स्टंप के दाएं खड़ा होता है, स्टंप के बाएं खड़ा होता है। पता ही नहीं चलता कि गेंद डाले कहां पे। क्रिकेट का जो बोलते हैं ना कि बुक शॉट, वो अब नहीं रहा। अब क्रिकेट अपने हिसाब से चलता है। पहला जिस तरह के क्रिकेट आज लोग खेलते हैं, खड़े होने का तरीका, वो सबसे पहला स्टार्ट किया महेश मकवाना ने। महेश हाँ। मकवाना स्टंप के पीछे खड़ा होता था, साइड में आगे खड़ा होता था। तो जो ओके। आज जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो 20 साल पहले महेश मकवाना वो क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट की शैलियां अपने आप बदल गई। जैसे अभी अमित गोलतकर ने सबसे पहले रिवर्स खेलना शुरू किया। मैंने जब तक देखा है तब तक मॉडर्न टेनिस क्रिकेट में, प्रोफेशनल टेनिस क्रिकेट में। फिर क्या आप अमित गोलतकर को ही वंडर बॉय ऑफ मुंबई मानते हो? जिस तरह से हम बिल्कुल, कहते हैं कि आज भी आकाश तारेकर वंडर बॉय ऑफ रायगढ़, जयेश पाटिल वंडर बॉय ऑफ भिवंडी, उसी तरह से अमित गोलतकर वंडर बॉय रह चुके हैं अपने मुंबई क्रिकेट के। मुंबई क्रिकेट में सबसे कम उम्र में तिलक चौक की टीम में खेलने वाला अमित गोलतकर सबसे कम उम्र का ही बच्चा था। और उस समय वो वंडर बॉय, सबसे बड़ा मुंबई का वंडर बॉय मेरे हिसाब से उस समय अमित गोलतकर ही था। जी हाँ। रिवर्स, उनके रिवर्स स्ट्रोक के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। रिवर्स क्या होता था उस समय, हमें मैंने आपसे कहा ना कि उस समय रिवर्स क्रिकेट कोई सोच भी नहीं सकता था। लोग वी में खेलते थे, ऑफ का बॉल ऑफ में खेलते थे, लेग साइड का बॉल लेग साइड में खेलते थे, सीधा बॉल सीधा खेलते थे। उस समय अमित गोलतकर रिवर्स मारना शुरू किया था उसने, और वो हमारे लिए एक नई चीज थी। अरे उल्टा खेल रहा है, उल्टा। लोगों को ऐसा लगता था उल्टे बल्ले से भी खेल रहा है। और अमित गोलतकर की खासियत यह है कि वो दोनों हाथ से थ्रो करता है बॉल। लेफ्ट हैंड से भी ओके। फेंकता है और राइट हैंड से भी फेंकता है। तो रन लेने वाला बैट्समैन भी कंफ्यूज होता है कि ये तो राइटी है, तो लेफ्ट हैंड से इसको टाइम लगेगा फेंकने को। लेकिन टाइम वो लगेगा। उसी उसी फुर्ती से वो तुरंत उसी वक्त वो फेंकता है। अभी कैसा उसके है बाद, कि हाँ लोगों, बोलिए 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 सर। हाँ बोलिए। उसके बाद मैं नहीं आपसे बोलिए। जानना चाहूंगा, आपने अमित गोलतकर के बारे में तो कहा कि वो वंडर बॉय ऑफ मुंबई क्रिकेट रह चुके, लेकिन उनके जो भाई थे अनिल गोलतकर, उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या वो मुंबई के सबसे बेस्ट विकेट कीपर थे? ऑफ कोर्स 101%। अनिल अनिल गोलतकर मुझे हिसाब से है कि पहले लोग है ना विकेट के काफी पीछे खड़ा रहते थे। तेज गेंदबाज अगर बॉलिंग करता है तो विकेट के पीछे खड़े रहते थे। लेकिन अनिल गोलतकर विकेट को लग के खड़े रहते थे, चाहे बॉलिंग करने के लिए वो तिलक चौक में खेलते थे। कोई भी बॉलर हो, उस समय सुरेश गड़ेकर की का पेस इतना ज्यादा था, गुरुनाथ वैती का पेस इतना ज्यादा था, और जयदीप घरत का तो क्या कहना। आज भी मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा तेज कोई नहीं फेंकता था। मुझे याद है जयदीप घरत पार्ला से, में यानी मैं अगर सही चौमी, हूं तो चौम। हाँ जी हाँ। बिल्कुल चौम चौम चौम। तो जी हाँ। उस समय पाले तिलक में रबर बॉल की टूर्नामेंट थी, थ्रो बॉलिंग की, बारिश की पावसाड़ी। यस। अनिल गोलतकर कीपिंग कर रहा था, तिलक चौक का मैच चालू था। चौमी का बॉल उसके 2 उंगली के बीच में फंस गया, फट गई उसकी दोनों उंगली। विकेट के पीछे ही खड़ा था अनिल गोलतकर। लेकिन अनिल गोलतकर
ने रुमाल हाथ में बांधा और वापस कीपिंग करना शुरू किया। मतलब मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ, इज द लीजेंड विकेट कीपर इन मुंबई क्रिकेट। मतलब हाथ फटने के बाद भी अनिल गोलतकर ने विकेट कीपिंग की है। बिल्कुल कीपिंग की है, और स्टंप के चिटक के, जो स्टंप के पीछे जो खड़ा रहने का जो उन्होंने टेनिस क्रिकेट को दिया, मुझे तो ऐसा लगता है शायद। ये ढेर सारी पुरानी यादें जो क्रिकेट से जुड़ी है। आज जिस तरह से मैंने कहा था कि अगर सिल्वो की माध्यम से अगर एक किताब आए टेनिस क्रिकेट विश्व में, तो वो भी मैं कहूंगा सुपर डुपर हिट हो जाएगी। उसके बाद मैं जानना चाहूंगा 3 इरा के बारे में, उमेश मांजरेकर सर से लेकर नाजिम गुल्ली, शाहिद शेख, इनकी इरा तक कितने सारे क्रिकेटर सिल्वो के माध्यम से जुड़े थे। देखिए सर, सिल्वो कैसा था कि उस समय सुपरस्टार प्लेयर विवेक कदम से जो शुरुआत हुई थी, और उमेश मांजरेकर से लेके अभी नए बच्चों में चतुर रोहित नार्वेकर से रोहित लेके आकाश नार्वेकर। चंदरिया तक, शाहिद शेख तक, जो लोग भी सिल्वो से जुड़े थे, बंड्या बोलो, तो ये लोगों का एक कोई दबाव नहीं था कि आपको सिल्वो से जुड़ना है। ये एक लगाव था, लोगों का प्यार था कि भैया बैट हमको क्वालिटी चाहिए, तो क्वालिटी मतलब सिल्वो, और सिल्वो मतलब क्वालिटी। देखिए सर, आप जब कुछ चीज शुरू करते हैं तो ये पहला साल बिकता है आपका नाम, जी हाँ। दूसरे साल बिकता है आपके रिश्तेदारी, आपके दोस्त आपसे परचेस करते हैं, लेकिन क्वालिटी जिंदगी भर कभी भी आपके साथ रहेगा। क्वालिटी आपके साथ है तो आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आप हो या कोई हो ना हो, लेकिन क्वालिटी है तो यू आर ए विन द मैच। जी क्वालिटी कभी फेल नहीं होती है। तो यही बच्चे लोगों का प्यार है, क्रिकेटर का प्यार है, कि जो लोग सिल्वो का बैट यूज करे ना करे, लेकिन वो मुझे पसंद करे ना करे, लेकिन सिल्वो को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जी वो मेरी बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन सिल्वो से वो सहमत होंगे, सिल्वो की क्वालिटी से जरूर सहमत होंगे। सिल्वो का प्यार है उनका। मैंने कहा ना, मैं उनको पसंद हो या ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन सिल्वो उनको जरूर पसंद है। आज जी भी हाँ। कुछ ऐसे बड़े प्लेयर है सर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो लोग कोई भी बैट का स्टिकर लगाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वो परचेस करके किसी को भेज के सिल्वो का ही बैट मंगाते हैं। वो भले स्टिकर निकाल के कोई भी बैट का स्टिकर लगावे, जो 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 उनको, जिससे उनका काम चलता है, लेकिन क्वालिटी उनको सिल्वो की चाहिए। वो एक नशा है सर, वो उनके क्रिकेट के खून में सिल्वो है। आप जी उसे हाँ। नजरअंदाज नहीं कर सकते सर। अगर आपको सिल्वो को नजरअंदाज करना है तो पहले 30 साल आइए, 30 साल रहिए, और फिर सिल्वो को आप नजरअंदाज कीजिए। जी हाँ। वही अभी शाहिद शेख भी वही बातें कर रहे हैं हमारे साथ कि मेरे लाइफ का पहला बल्ला सिल्वो ने मुझे दिया था। ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनके लाइफ में सबसे पहला अगर कोई बल्ला या टी शर्ट या ट्रैक आई हो तो वो सिल्वो की थी। सर मुझे याद है, भरत लोहार के पास एक बैट था और महमूद शेख के पास एक बैट था, जो मुझे लगता है कि महमूद शेख ने तो 10 साल वो बैट यूज किया हुआ, शायद 10 इयर्स। आज भी लोगों के पास सिल्वो का बैट 15-15, 16-16 साल जुना बैट है। आज भी मुझे जहां तक याद है कि काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास सिल्वो का 10-10, 15-15 साल पुराने बैट पड़े हुए हैं, और वो चीज, वही चीज हमें जोड़ती है। मैंने कहा ना सर, आप पसंद करें ना करें, लेकिन सिल्वो बैट को आप ना पसंद नहीं कर सकते। वो लोगों का प्यार है, लोगों का एक तपस्या है वो लोगों की। सिल्वो ब्रांड लोगों से एक बिजनेस के तौर पे नहीं जुड़ा है सर। ये ब्रांड मेरा नहीं है या मेरे भाइयों का ब्रांड नहीं, ये लोगों का ब्रांड है। जी ये हाँ। टेनिस क्रिकेट परिवार का ब्रांड है। ये इस पे सबका हक है सर, क्योंकि लोगों ने चलाया है, ये हमने नहीं चलाया, हमने बेचा है, लेकिन लोगों ने उसको, देखो कोई भी चीज को खरीद के फेंक देना अलग बात होती है, लेकिन उसको प्यार से रखना और उसको प्यार करना, ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है सर। तो ये जी हाँ। तो जी क्या है कि ये लोगों का प्यार है कि आज भी सिल्वो 30 साल होने के बाद भी चल रहा है। और लोगों, मुझे तो बोलता हूं ना कि मैंने तो लोगों का प्यार ही इतना पाया कि मैं धन्य हो गया। मुझे तो बहुत खुशी है कि कुछ होते हैं, कुछ इशू होते हैं, कभी किसी बात पे बहस भी होती है, जी आप हाँ। कभी कभी सहमत नहीं भी होते किसी बात से, लेकिन फिर भी अगर आपको लोग चलाते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो वो फिर बोलते हैं ना कि आशीर्वाद ही है भगवान का, और तो उससे ज्यादा क्या जी। बोल सकता हूँ।
उसके बाद मैं जाते जाते आपसे पूछूंगा अविनाश जाधव इनके बारे में। द लीजेंड अविनाश जाधव, वन ऑफ द माय फेवरेट प्लेयर ऑफ द टेनिस क्रिकेट। अविनाश जी। जाधव के बारे में आपने स्पेशली पूछा तो मैं ये कहूंगा कि वो गोविंदा बोल सकते हैं आप टेनिस क्रिकेट का। टेनिस क्रिकेट का गोविंदा है ना अविनाश जाधव। मतलब एज ए प्लेयर ही इज द लीजेंड। यस। क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी बैटिंग का कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बोलते हैं ना एवरग्रीन। इंटरटेनमेंट, पूरा एंटरटेनमेंट। एवरग्रीन यस। इंटरटेनमेंट बोलेंगे ना मतलब अविनाश यादव मतलब कितना भी। उनके साथ अगर हम लोग 10 मिनट बैठे उनसे उनसे हम लोग बातचीत करें तो जो अगर हम हमारे हमारे कुछ गम हो तो वो हम भूल जाएंगे, ऐसे इंसान। मैं वही बोल रहा हूं ना कि वो उनके पास आपको कॉमेडी से लेके हर चीज, किसी सीरियस टॉपिक पे भी आप उनसे बहस कर सकते हैं, इतना नॉलेज है। कुछ अच्छी बातें भी उनसे शेयर कर सकते हैं और कोई रास्ता भी वो बता सकते हैं आपको, और आपके साथ वो मजाक भी कर सकते हैं। मतलब पूरा मनोरंजन का एक, क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट में तो उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। मुझे याद है एक उनकी इनिंग में बताना चाहूंगा, आरके ट्रॉफी का सेमीफाइनल, तिलक चौक वर्सेस अविनाश यादव का टीम था। वो प्रेसी के नाम से एंट्री था कि उधर का ही एक टीम के नाम से एंट्री था, मुझे पता नहीं, लेकिन उस दरमियान उन्होंने जो बैटिंग की थी तिलक चौक के सामने, वो मैं कभी नहीं भूल सकता। सेमीफाइनल था, आरके ट्रॉफी, और उस समय अविनाश यादव बहुत ही यंग थे और नए थे। वो दो प्लेयर ने उस मैच में, दो प्लेयर थे, एवरग्रीन द ग्रेट सतीश शेट्टी और अविनाश जाधव, संतोष साटिलकर, सॉरी, तीन प्लेयर। ये तीनों उस समय समझे ना कि यंगस्टर ही थे, लेकिन ये तीनों ने उस वक्त आरके में जो तहलका मचाया था, एवरग्रीन तहलका था। और अविनाश जाधव ने और सतीश शेट्टी ने जो धमाल किया था, सलूट है उनको। वेरी गुड क्रिकेटर, बहुत अच्छे इंसान है, हिंदुजा में काम पे हैं, जॉब पे हैं, सॉरी, और लोगों की मदद भी बहुत करते हैं हिंदुजा में। जी हाँ, बहुत मदद करते हैं। उसके वेरी बाद गुड, मैं वेरी आपसे नाइस। पूछना चाहूंगा, काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका कहना है विनोद नाइक इनके बारे में वो जानना चाह रहे हैं आपसे। विनोद नाइक एक ऐसा ऑलराउंडर, देखिए हम हमेशा से चर्चा करते थे कल्याण तक, तिलक चौक तक। हाँ जी हाँ। उस समय तिलक चौक बोलेगा तो कल्याण, विवेक कदम तक, मोहन कदम तक या अनु कामत तक। लेकिन उसके आगे जो टीम थी त्रिशूल करके, उल्लासनगर की एक टीम थी, उल्लासनगर की त्रिशूल, उसमें विनोद नाइक बोलो, श्याम बोलो, या ये किशोर चौहान बोलो, शटकू बोलो, ये अजहर काजी बोलो, अजहर अली बोलो, ये बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे। और वो हल्के बॉल में तो वो मास्टर थे। विनोद नाइक वहां के, मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर। थाना से उल्लासनगर, करजत, नासिक तक त्रिशूल टीम का वर्चस्व था। और उन्होंने बाद में अमृत इलेवन से भी खेला उन्होंने, तो ही इज द लेजेंड क्रिकेटर। और एक मैं बताना चाहूंगा अमोल मात्रे के बारे में, जब वो राहुल इलेवन से खेलते थे, इज द बेस्ट बैट्समैन। अब उनकी विक्टोरियंस टीम है, लेकिन अब अमोल मात्रे एज एडवाइजर है, लेकिन वो अमोल मात्रे अलग था। ही इज द ग्रेट बैट्समैन। मैं उनको एज ए बैट्समैन ही ग्रेट मानता हूं, क्योंकि अब वो टीम चलाते हैं, वेरी गुड क्रिकेट की वजह से वो हेल्प करते हैं टीम को। लेकिन मैंने तो अभी भी सोचता हूं कि उनमें अभी भी क्रिकेट बहुत बचा है, अभी भी वो ओपन आके बैटिंग कर सकते हैं, इतना उनमें टैलेंट है। अगर वो देख रहे हैं ये, तो वो जरूर बैटिंग करें ओपन में आके, जो वो राहुल इलेवन में करते थे। आज भी वो अपने आप को लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आज भी वो भरत लोहार, नेवर फॉरगेट इट, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। वो दौर में 3 प्लेयर ऐसे थे, ऋषिकेश वैद्य, भरत लोहार, अमोल मात्रे और साजिद लाला, सॉरी, 4 प्लेयर एक साथ आए थे उस टाइम में, और चारों का मतलब एक अलग ही वर्चस्व था। जी हाँ। उसके और बाद मनोज विचारे के बारे में मैं कहना चाहूंगा, मनोज विचारे किंग, सिक्सरों का किंग कहा जाता था मनोज विचारे, इज द ग्रेट प्लेयर, किंग ऑफ, मतलब मनोज विचारे। हाँ, तो ये मनोज विचारे वगैरह ये सब बोलते ना कि ये उनको तो ऑस्ट्रेलिया की तरह दिखते थे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की तरह दिखते थे उस समय। आज के दौर में भी बहुत मुझे जो 8-10 प्लेयर है, जैसे कि सुमित ढोकले है, शाहिद शेख है, कृष्णा सातपुते है, योगेश पेनकर है, एजाज कुरैशी है, और एक नाम मैं और लेना चाहूंगा, थॉमस डायस द ग्रेट। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल उसी का होगा। सर, 2 तरह के क्रिकेटर होते हैं, मैं आपको जरा एक बात बताना चाहूंगा। इस जमाने में, मॉडर्न जमाने में, एक क्रिकेटर वो होता है जो
कम खेलता है और अपने आप को यूट्यूब पे और एफबी पे और इंस्टाग्राम पे अच्छी तरह प्रमोट करता है। जी हाँ, एग्जैक्ट। हाँ, तो वो एक प्लेयर वो होता है और वो लोग उसको पहचानते हैं कम खेल पहचान के भी। सही है। हाँ, लेकिन मतलब एक प्लेयर एक ऐसा, आध छक्का लगाने के बाद भी हाँ बस इंस्टाग्राम, बिल्कुल एफबी या व्हाट्सएप पे उसके स्टेटस आ जाते हैं, आ जाते वो हैं। और कैसे भी खिलाड़ी कुछ हो। प्लेयर ऐसे होते हैं ना कि जो बहुत ही शानदार होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और लो प्रोफाइल रहते हैं। जी हाँ। उसमें से एक है थॉमस टायस, जी हाँ। जो खुद कोई पोस्ट नहीं करते। एफबी पे भी मैंने बहुत कम देखा है उनको, जी। यूट्यूब पे तो मैंने बहुत कम उनको देखा है, व्हाट्सएप पे भी नहीं देखा है, लेकिन ग्राउंड पे हम हमेशा मैं उनको हमेशा उनका देखता बल्ला हूँ चलता और बल्ला चलता है। लेकिन कैसा होता है कि वो अपने आप को प्रमोट कम करते हैं। जैसे कि मैं एक नाम उनका लूंगा, इज द ग्रेट प्लेयर, जो कि दिखने में नहीं आता है, बड़ा होके भी बड़ा अपने आप को नहीं बता सकता है। है। नहीं बता सकते। दूसरा नाम अगर मुझे कोई पूछेगा तो एजाज कुरैशी। एजाज कुरैशी भी एफबी पे बहुत ही कम होते हैं, लेकिन इज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ टेनिस क्रिकेट। ये जी। दो तीन प्लेयर है जो कि रोहित नार्वेकर, चतुर, ये चार पांच प्लेयर जो अभी है। थॉमस डायस तो मैं इनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाला साल थॉमस डायस का ही इज द ग्रेट जी हाँ। ग्रेट जी मैन। एक जी। बंड्या करके है, बंड्या काला चौकी जो विनर, वो भी हाँ, बहुत लो वो प्रोफाइल है, भी वो भी बहुत कम लोग। अपने आप को एक्सपोज करता है। तो कैसा है कि टैलेंट है लेकिन छुपता नहीं है सर। जी हाँ। जी आप हाँ। अभी देखो ये यूट्यूब के जमाने में क्या हो गया है कि जो नहीं खेलता है वो भी ट्रॉफी लेके खड़ा होता है और लोग उसको कांग्रेस करते हैं, वाह क्या जी खेला हाँ, आपने। वो एग्जैक्ट। टीम में भी नहीं है। तो ये चीजें है ना, मुझे लगता है कि ये यूट्यूब की वजह से जरा ज्यादा ही हो गई। कि बोलते हैं ना कि जंग में लड़ता है सैनिक और नाम जनरल का होता है, तो वो हिसाब हो गया है कि जो लोग है एक्चुअली इसके हकदार, वो शायद उनको ये सोशल मीडिया नहीं पसंद हो, लेकिन जी जो परफॉर्मेंस ग्राउंड पे रहता है वो लोग कभी भूल नहीं सकते। ग्राउंड का परफॉर्मेंस हमेशा याद एग्जैक्टली। रहता है। आप कभी भी देखो, 30 साल पहले भी अगर आप बोलोगे ना, उमेश मांजरेकर को मैचलेस के टूर्नामेंट में वैन मिला था, लोगों को याद है। याद है, लेकिन सही। लास्ट अभी 2-3 हफ्ता पहले किसको मैन ऑफ द सीरीज 2 महीना 4 महीना पहले मिला था, आपको याद नहीं होगा वो। तो नहीं होगा, ग्राउंड की सही। बातें लोगों को आज भी लोग नहीं भूलते। नहीं भूलते, तो एकदम हाँ, सही तो कहा। ये एक है कि लोगों को भैया अभी भी ग्राउंड पे जाइए, ग्राउंड पे मैच देखिए, मजा लीजिए। यूट्यूब तो ठीक है, अच्छी बात है कि आपको आसानी है, लेकिन मैदान का हीरो क्रिकेटर ही होता है। उसको जी। मैदान में जाके आप उसको प्रोत्साहित कीजिए और मैच देखने का मजा देखिए। जिस तरह सुप्रीमो में आप देखो कितना मजा आता है मैच देखने में, जी हाँ, हर टूर्नामेंट में अभी मजा आने लगा है। रतन और बुआ में देखो ग्राउंड कितना मजा आता है। ग्राउंड पर जाने का कुछ अलग ही मजा होता है, और वहां पर मैचेस बिल्कुल देखने अलग का कुछ मजा अलग। होता है। जी हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सही जाते कहा जाते आपने। मैं आपसे जिस तरह से पूरी तरह से पूरे विश्व में कोरोना नामक संकट है, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? ये मेरा आखिरी सवाल होगा इस इंटरव्यू का। सर देखिए क्या है कि मैं इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि टेनिस क्रिकेट से जुड़े हुए प्रोफेशनल जो खिलाड़ी हैं, वो सब लोअर मध्यम वर्ग से आते हैं और टेनिस क्रिकेट में उनका कैरियर है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टेनिस क्रिकेट खेल के अपना गुजारा करते हैं। तो ये है, उनको भैया यही सलाह है कि अपने अपने आप को आप योगा के थ्रू या किसी भी चीज के थ्रू अपने आप को थोड़ा सा दिमाग अपना स्थिर रखिए। कठिन जी समय है। जी हाँ। देखिए सबसे आर्थिक मुद्दा इकोनॉमिक बहुत ही डाउन है और आने वाले डाउन। समय में पता नहीं, इसको 2 महीना भी लग सकता है और 2 साल भी लग सकता है। जी। तो अपने अपने आप को संभालिए, अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए, अपने आप को पहचानिए कि क्या है कि समय अभी बहुत ही कठिन है, लेकिन बोलते हैं ना, हर कठिन समय के बाद एक अच्छा समय आता है। जी तो हाँ, एक समझो नया कि सवेरा जरूर होगा। जरूर होगा। 2 महीना में भी हो सकता है और 1 साल भी लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद सितंबर से मुंबई में क्रिकेट स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है। पूरी अगले उम्मीद है। दशहरे में हम इसी तरह हमारे सुपरस्टार प्लेयर को प्रोत्साहित करेंगे और जी हाँ। सबको बहुत ही अच्छा लगेगा कि सब वापस से एक साथ जुड़ेंगे। थैंक यू रमेश कुमार जी, आपसे बातचीत करके हमें तो काफी मजा आया, काफी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। 70-70 प्रेजेंट्स लॉकडाउन गपशप में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी यू मच, सर, थैंक थैंक यू, बहुत यू। अच्छा लगा, थैंक बाय बाय यू। बाय, ओके, गुड टेक नाइट केयर। सर, गुड नाइट सर, ओके, टेक केयर, स्टे होम, सुरक्षित स्टे रहिए, सेफ। थैंक यू सर। जी हाँ, ओके गुड नाइट।
गुड तर नाईट. थँक्यू. हे होते आपल्या बरोबर रमेश कुमार सिल्वो, टेनिस क्रिकेट ब्रँडचे प्रोप्रायटर मालक. मी आता थांबतोय. जय हिंद.